हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख लेख तथा अभिलेख। इससे पहले मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल डिटेल में समझा चुका हूं। आप इससे पहले प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों, इसके इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के प्रमुख लेख तथा अभिलेख। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद सामंत सर में। अपनी कॉपी में टाइटल लगाना दोस्तों, कालसी अभिलेख। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस सीरीज पे, और ये इस सीरीज का जो पहला पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। कौन सा पॉइंट होगा? कालसी अभिलेख। अब इसके बारे में समझते हैं अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, कालसी अभिलेख कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखिए, ये है देहरादून, ये है अपना देहरादून। देहरादून पे, ये देहरादून राजधानी हो गई यहाँ पे को देहरादून, और यहाँ पे को जो पड़ेगा, यहाँ पे ये डॉट लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे को कालसी पड़ेगा। ये वाला जो होगा यहाँ पे कालसी स्थित है, ठीक है, इस वाले पे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए कालसी कहाँ पे है, मैं इसको दूसरे एंगल से बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे को देखिए, आप देख पा रहे होगे, ये कहाँ पे है, ये है कालसी, ठीक है। इसी के बारे में आपको डिटेल में समझना है। पेशेंस रखना, वीडियो पूरा देखने का पेशेंस रखना, ये अच्छे से समझ लोगे, एग्जाम में यही काम आने वाला है आपके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए स्थिति, अब मैंने यहाँ पे रिटर्न में लिख रखा है स्थित कहाँ पे है। यह देहरादून के उत्तर टोंस और यमुना के संगम पर स्थित है। कौन सा? कालसी अभिलेख। कहाँ स्थित है? देहरादून में उत्तर टोंस तथा यमुना के संगम पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। उत्तर टोंस और यमुना के संगम पर स्थित है कौन सा? कालसी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे को आप देख पा रहे होंगे, ये है यमुना नदी, ठीक है। यहाँ पे को आप इस बॉक्स पे देख पा रहे होगे, कालसी द टोन्स मीट्स द यमुना हियर, ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे को, ठीक है। अब देखिए इसको समझो, यहाँ पे को मिलता है, यहाँ पे से ये गंगा नदी बहती है, ये आगे जाके यमुना पे मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से गंगा ये आगे को बहते हुए आगे को बढ़ेगी, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप मैप को अच्छे से रीड कर पा रहे होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी खोजकर्ता कौन थे, ठीक है। कालसी अभिलेख की खोजकर्ता हैं, कालसी अभिलेख की खोज 1860 में फारेड ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? 1860 में फारेड ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, कब की थी? 1860 में। किसने की थी? फारेड ने की थी। किसकी खोज की थी? कालसी अभिलेख की खोज की थी, ठीक है। विशेषताएं क्या हैं भाई, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, कालसी अभिलेख को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये इस बारे में अब आपको समझना है। पहला विशेषता देखिए यहाँ पे, कालसी अभिलेख 257 ईस्वी पूर्व का अशोक का अभिलेख है। कब का है? 257 ईस्वी पूर्व का अशोक का अभिलेख है। यह प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट होगा दोस्तों, यह प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा लिपि में लिखा गया है, ठीक है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। अब इस चीज को आपने स्टार करना है। अब देखिए अगला पॉइंट है, इस अभिलेख में घोषणा की गई है कि उसने राज्य में हर स्थान पर मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। उसने लोगों से हिंसा त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात भी कही है। किसने कही है? अशोक ने कही है। किस में कहा है? कालसी अभिलेख में कहा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है अशोक किस धर्म से संबंधित थे, तो आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म से, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होगा, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेशों का प्रचार किया था, तो आपका आंसर होगा पाली, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया था। अब देखिए लेकिन यहाँ पे को क्या होता है, जो अशोक होते हैं वो किस भाषा में लिख रहे हैं? प्राकृत भाषा में लिख रहे हैं, तो यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कालसी अभिलेख से रिलेटेड। इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है। यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? पुलिंद कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए
यहाँ पे इस अभिलेख में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है तथा इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। अपरांत क्या है देखिए, इस अभिलेख में अर्थात कालसी अभिलेख में इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 6 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, कालसी अभिलेख की प्रमुख शब्दावली। ठीक है, अब ये स्टार पॉइंट होगा। अब वीडियो आपने नहीं देखना है तो मत देखो भाई, सीधी सी बात है, लेकिन अगर ये वाला पॉइंट आपका मिस होता है आपको नुकसान होने वाला है, इसको अच्छे से समझना आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कालसी अभिलेख की प्रमुख शब्दावली। प्रमुख शब्दावली में पहला पॉइंट आ जाएगा देखिए पल्लिका। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे पल्लिका। पल्लिका क्या होगा, छोटा ग्राम होगा। ठीक है, वैसे आ जाएगा महत्तम क्या है, ग्राम प्रधान है। भृत्य क्या है, सेवक है। प्रतिहार द्वार रक्षक, कोटपाल गढ़ रक्षक, बलाध्यक्ष सेनापति। अब ये जो पॉइंट होंगे एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कौन क्या है। ठीक है, अब मैं आपको इसको लॉजिकल वे पे समझाने की कोशिश करूंगा, आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। कॉपी में ये सब पॉइंट आपने लिखने भी हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, आपको लिखना है, फिर आप इसको एक बार सुनो, आपको सब याद हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब समझो इसको। पहला पॉइंट आ जाएगा पल्लिका। पल्लिका कैसे याद रखोगे, पल्लिका है छोटा ग्राम, यानी छोटा ग्राम को क्या कहा जा रहा है, पल्लिका कहा जा रहा है। किस में कहा जा रहा है, कालसी अभिलेख में। कैसे याद रखोगे, देखो पल्लिका, पल्लिका को कनेक्ट करना मल्लिका। मल्लिका छोटे ग्राम में रहती है, मल्लिका। ठीक है, मल्लिका यानी कहाँ रहती है, छोटे ग्राम में रहती है। अगला आ जाएगा देखिए महत्तम। महत्तम पे ऐसे कनेक्ट करना, महत्तम गांव में किसका महत्व होता है, गांव में सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान का महत्व होता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लू आपके लिए काफी होगा इसको समझने के लिए भाई। ठीक है, अगला हो जाएगा देखिए भृत्य। भृत्य क्या होगा, सेवक। ठीक है, कुछ भाई बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये मान के चलो राम लक्ष्मण। लक्ष्मण जो है सेवक के रूप में राम जी की सेवा करता है। ठीक है, तो यानी देखिए भृत्य आएगा तो क्या होगा, सेवक होगा। राम जी की सेवा की थी उनके भाई लक्ष्मण ने। ठीक है, भृत्य, भृत्य क्या होगा, सेवक। ठीक है, कुछ भाई बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, सेवक के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, भृत्य आएगा तो सेवक। अगला देखिए नेक्स्ट प्रतिहार। प्रतिहार आ जाएगा तो द्वार रक्षक, यानी जो हार नहीं मानता है, जो हारेगा नहीं उसको क्या बनाएंगे, जो हारेगा नहीं उसको क्या बनाना है, द्वार का रक्षक बना दो। ठीक है, जो हारेगा नहीं उसको क्या बना दो, द्वार का रक्षक बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कोटपाल गढ़ रक्षक। कोटपाल गढ़ रक्षक, इसको कैसे याद करोगे, अब देखो यहाँ पे को कोटपाल गढ़ रक्षक। अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, कोटपाल, कोट को कनेक्ट करना है, दूसरा गढ़ को। ठीक है, गढ़, गढ़ यानी खेत। खेत में कोट पहने एक स्टैचू लगा रखा है, यानी एक स्टैचू यानी पुतला लगा रखा है। क्यों, ताकि चिड़ियाओं को भगाया जा सके। ठीक है, खेत में यानी गढ़ में एक पुतला लगाया है जिसको क्या पहनाया है, कोट पहनाया है। यानी अब कोटपाल आएगा तो क्या हो जाएगा, गढ़ रक्षक हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों बलाध्यक्ष। बलाध्यक्ष, बलाध्यक्ष आएगा तो सेनापति। ठीक है, जिसमें ज्यादा बल होगा उसको क्या बनाएंगे, सेनापति बनाएंगे। बल जिसमें होगा उसके अध्यक्ष को क्या कहेंगे, सेनापति। ठीक है, या इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें ज्यादा बल होगा वो उसे क्या बनाएंगे, सेनापति बनाया जाएगा। अगला हो जाएगा देखिए तालुका। तालुका होगा तहसील, यानी तालुका, तहसील में ताला लगा हुआ है, तहसील में ताला लगा हुआ है, यानी सरकारी कार्यालय है ना, ताला लगा हुआ है। प्राइवेट होता तो ताला नहीं लगता। यानी आप ये ध्यान ऐसे कनेक्ट करना है, देखो सरकारी काम के लिए कोई तहसील में गया है, वहां गया है तो वहां पे ताला लगा हुआ है। ठीक है, कोई कर्मचारी है ही नहीं। ये सिर्फ देखो कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, आपने सिर्फ याद करना है इसको। अगला देखिए अक्षपटलिक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा देखो दोस्तों अक्षपटलिक। अक्षपटली किसे कहेंगे, अक्ष को कनेक्ट करना है। अक्षपटली कहा जाता है लेखा परीक्षक को, और यहाँ पे को लेखा परीक्षक अक्ष। अब देखो जो लेखा पढ़ी का काम करेगा बहुत ज्यादा, वो क्या हो जाएगा, उसकी अक्ष यानी आंख। अक्ष का मतलब होता है आंख, क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, यानी उसकी आंखें थोड़ी वीक होने लग जाती हैं। अक्षपटली यानी दिन भर लगा होगा, दिन भर रात भर लगा होगा तो अक्ष। अक्षपटली दिन भर रात भर काम करेगा तो उसके आंखों में इफेक्ट पड़ेगा। अक्ष, अक्ष का मतलब होता है आंखें होती हैं। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे कनेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों कुलचारिक। कुलचारिक
का क्या मतलब हो जाएगा? कुलचारिक का मतलब होगा तहसीलदार। ठीक है, अब देखो अगर आप तहसीलदार बनोगे ना, आपका पूरा कुल सुधर जाएगा, यानी आपके पूरे कुल का उत्थान हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास जॉब नहीं है, तहसीलदार बन जाओगे तो क्या होगा भाई, पूरा कुल आपको क्या कहेगा, वाह वाह करेगा, वाह वाह ही लूट जाएगी आपकी। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको कनेक्ट करना है। अब देखिए, देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिए दोस्तों, ज्ञात हो कि कालसी का पुराना नाम कलकूट व शुद्धनगर है। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रखा है। कालसी का पुराना नाम क्या है? कलकूट व शुद्धनगर था। क्या था? कलकूट। कलकूट किसका नाम है? कालसी का। दूसरा नाम क्या है? शुद्धनगर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझना है यहाँ पे को, शुद्धनगर। शुद्धनगर ये पॉइंट है, हुएन सांग ने कालसी को शुद्धनगर कहा था। किसने कहा था? शुद्धनगर। शुद्धनगर कालसी को कहा था हुएन सांग ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा देखो दोस्तों इस पे। ठीक है, स्टार लगाना ये वाला पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अगला हो जाएगा, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन कहाँ है इसकी, स्थित कहाँ है, इसके बारे में देखिए। यह शिलालेख देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र के लाखा मंडल में स्थित है। ठीक है, कौन सा? राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ है? देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब देखो देहरादून डिस्ट्रिक्ट, आपको स्ट्रक्चर इसका पता लग रहा होगा, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों, मैं इसलिए ऐड करता हूँ थोड़ा सा आपको पता भी लगे। ठीक है, साथ साथ में आपको डायग्राम देखोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो कालसी कहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कालसी है। ठीक है, आप ऐसे और चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पे कुछ चक्राता है। ठीक है, यही चीज़ है, मेरा मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे को पता भी लगे कहाँ पे को कौन सी चीज़ स्टेबल है। अब देखिए विशेषताएं क्या हैं इसकी। इस शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का राज्य था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इस शिलालेख में यादों की 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का नाम अंकित है। अब देखिए इसी से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञात हो कि लाखा मंडल का पुराना नाम मड़ था। क्या था? मड़ था। किसका नाम? लाखा मंडल का पुराना नाम। अगला पॉइंट देखिए, राजकुमारी ईश्वरा का संबंध यदुवंश से था। ठीक है, यदुवंश का संस्थापक श्री शेनवर्धन था। अगला पॉइंट है, ईश्वरा ने लाखा मंडल में एक विशाल शिव मंदिर बनाया था। इंपोर्टेंट होगा देखो, यानी ईश्वरा ने लाखा मंडल पर एक विशाल शिव मंदिर बनाया। अगर आपसे पूछा जाता है लाखा मंडल पर एक विशाल शिव मंदिर किसने बनाया, तो आप कहोगे राजकुमारी ईश्वरा ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला आ जाएगा पांडुकेश्वर का शिलालेख। पांडुकेश्वर का शिलालेख। अब देखिए इस वाले पॉइंट पे देखना, पांडुकेश्वर का शिलालेख चमोली में बद्रीनाथ मंदिर के निकट पांडुकेश्वर मंदिर पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है? पांडुकेश्वर में स्थित है। कौन सा? पांडुकेश्वर का शिलालेख। कहाँ? चमोली में। अब चमोली कहाँ पे है, इसको देखो अब। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझना, ये है चमोली। ठीक है, ये है अपना प्यारा चमोली। ये वाला आप देख पा रहे होगे, ये चमोली है। और ये वाला कौन सा है? ये उत्तरकाशी है। और ये वाला कौन सा होगा? पिथौरागढ़ होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको। उत्तरकाशी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, उत्तराखंड में सबसे बड़ा जिला है। दूसरे नंबर पे आता है चमोली, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमोली। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? पिथौरागढ़ आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसके बारे में। विशेषता, यहाँ से कार्तिकीय राजाओं के 4 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ऐड कर रखा है, ज्ञात हो कि इन 4 ताम्रपत्रों में से पहले ताम्रपत्र में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा देखो, पहले ताम्रपत्र में पगढ़ देव, ये देखिए देसर देव के पुत्र, ये थोड़ा सा यहाँ पे सही करना, देसर देव के पुत्र का वर्णन है। किसमें? पहले ताम्रपत्र में। दूसरे ताम्रपत्र में सुमिक्ष राजदेव का वर्णन है। सुमिक्ष राजदेव कौन थे? ये थे पगढ़ देव के पुत्र का वर्णन है। किसमें है? दूसरे ताम्रपत्र में। तीसरे ताम्रपत्र में निम्बरदेव, ईशतारण देव, ललितसूर का वर्णन मिलता है। किसमें? तीसरे वाले में। तीसरे में 3 लोगों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और फिर चौथे वाले में देखिए, चतुर्थ ताम्रपत्र में निम्बरदेव, ईशतारण देव, ठीक है, निम्बरदेव, ईशतारण देव, ललितसूर देव का वर्णन मिलता है। यानी जो तीसरे में जिन राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है वही चौथे में भी मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे को एक पॉइंट मैंने ऐड कर रखा है, ज्ञात हो कि बालेश्वर मंदिर में भी बालेश्वर शिला
लेख में भी बागेश्वर के मंदिर के शिलालेख में भी निम्बर देव, ईस्तारण देव तथा ललित सूर देव का वर्णन मिलता है। इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, एक साथ कनेक्ट करके मैंने यहाँ पे दे रखा है क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे का एक पॉइंट है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख में ललित सूरदेव को गरुड़ भद्र कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख में ललित सूर को क्या कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने बोलना है इसको गरुड़ भद्र कहा गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है बागेश्वर शिलालेख स्थिति। बागेश्वर शिलालेख बागेश्वर के शिव मंदिर के पास स्थित है, जो गोमती सरयू नदी के संगम पर स्थित है, जो गोमती सरयू नदी के तट पर स्थित है या सरयू गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कौन सा शिलालेख है? बागेश्वर शिलालेख, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट इसको समझो। बागेश्वर कहाँ है? देखें बागेश्वर ये है पिथौरागढ़ के बगल में, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पे को समझ आ रहा होगा, ये है बागेश्वर। अब देखो दोस्तों, इससे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। इस शिलालेख का निर्माण भूदेव ने कराया था। किसने कराया था इसका निर्माण? भूदेव ने कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने? भूदेव ने इसका निर्माण कराया है। अगला पॉइंट होगा, देखो इस शिलालेख में भूदेव के अतिरिक्त 7 अन्य यानी कुल 8 राजाओं का नाम अंकित है। अगर पूछते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, भूदेव के अतिरिक्त कितने हैं? 7 हैं, 7 अन्य हैं, तो टोटल कितने हो गए? एक खुद कौन सा हो गया? भूदेव हो गया, एक खुद भूदेव हो गया, 7 अन्य हो गए, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ये ध्यान देना, ठीक है। भूदेव के अतिरिक्त कहेगा तो 7, कुल कहेगा तो कितना? 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान देना, छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आपको नंबर दिला सकते हैं, आपका सिलेक्शन करवा देती हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिशूल लेख, इसको समझते हैं, त्रिशूल लेख कहाँ से मिले हैं, ठीक है। त्रिशूल लेख हो जाएगा स्थिति, इसकी स्थिति है, पहला हो जाएगा गोपेश्वर चमोली तथा बाड़ाहाट उत्तरकाशी से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। अब इसकी विशेषताएं देखिए, इसकी विशेषताएं क्या हैं, देखिए पहला पॉइंट, गोपेश्वर का त्रिशूल लेख ब्राह्मी लिपि में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार पॉइंट है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा गोपेश्वर का त्रिशूल लेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। दूसरा आ जाएगा बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख किस में है? शंख लिपि में है, ठीक है। गोपेश्वर का आ जाएगा तो कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा ब्राह्मी लिपि में है, ये आ जाएगा, देखिए ये है ब्राह्मी लिपि में, और ये है किसमें? गोपेश्वर का है, गोपेश्वर का किस में है? गोपेश्वर का त्रिशूल लेख ब्राह्मी लिपि में है, GB, ऐसे याद रख लेना, GB। और बाड़ाहाट का किस में है? शंख लिपि में। एक याद होगा तो दूसरा आपको कंफर्म याद हो जाएगा, एक को याद रख लो, पहला वाला याद रख लो, यानी कौन सा? GB, ठीक है, GB ऐसे याद रख लेना, 1 GB मेमोरी, ऐसे, ठीक है, होता है ना GB, आपने सुना ही होगा, प्राचीन काल में थोड़ी ना जी रहे हो भाई। अगला देखो नेक्स्ट पॉइंट है, कुषाण कालीन मुद्रा मुनिकीरेती ऋषिकेश तथा सुमाड़ी से प्राप्त हुई है। अगर आपसे पूछा जाता है कुषाण कालीन मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, आपका आंसर क्या होगा? ऋषिकेश तथा सुमाड़ी से प्राप्त हुई है। अगला आ जाएगा, देखिए ईंटों पर उत्कीर्ण लेख, ठीक है। अब देखो यहाँ पे को ईंटों पर उत्कीर्ण लेख नैनीताल तथा बड़वाला देहरादून से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बड़ावाला या बड़वाला देहरादून से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नैनीताल तथा बड़वाला देहरादून से प्राप्त हुआ है। पूछा जाता है ईंटों पर उत्कीर्ण लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो नैनीताल तथा बड़वाला देहरादून से प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कोई भी चीज़ 2-2, 3-3 बार, क्योंकि आपके दिमाग में छप जाए, अच्छे से छप जाए ये, ठीक है, अमिट हो जाए, इसलिए रिपीट करता हूँ। अब देखिए अगले पॉइंट को समझते हैं, मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं इसको समझो। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण लेख। कहाँ से? गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला से। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला से। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए, गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, यह अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा, ये है देवप्रयाग,
देवप्रयाग के बामन गुफा से तथा कल्पनाथ गुफा से प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, देवप्रयाग के बामन गुफा से। अब ये ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए आपसे, बताओ बामन गुफा कहाँ स्थित है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा कौन सा, देवप्रयाग। देवप्रयाग से, देवप्रयाग के बामन गुफा, देवप्रयाग में बामन गुफा स्थित है, ठीक है। ब्राह्मण देव, आप ऐसे भी तो याद कर सकते हो ना, ब्राह्मण देव, ब्राह्मणों को देवतुल्य माना गया है, ब्राह्मण देव, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, अब आ जाएगा मुद्रा लेख, ठीक है। मुद्रा लेख मोरध्वज स्तूप से तीसरी सदी के, मोरध्वज स्तूप से तीसरी सदी के मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, मोरध्वज स्तूप से, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, भारत के संबंधित, भारत से संबंधित प्रमुख लेख तथा अभिलेख पढ़ेंगे। जैसे आ जाएगा हाथी गुफा अभिलेख, यानी अब मेरा ये टारगेट है, देखो आप ये समझने की कोशिश करो, या तो भाई सीधे सीधे ये उत्तराखंड के अभिलेख पूछेगा, या सीधे सीधे ये क्या पूछेगा, भारत के अभिलेख पूछेगा, इन दोनों में से। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे, इसने अभिलेखों के बारे में पूछना ही पूछना है, इसलिए आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, देखो जो ये मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है ना, कौन सी वाली, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये 40% से 50% आपका सिलेबस कंप्लीट करा देगा। मैं तभी बोल रहा हूँ, बार बार तभी कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। इस सीरीज को पूरा फॉलो करो, उसके बाद आप खुद कमेंट करके बताना आपको कितना आया है, ठीक है। आपको लगभग 50 से 50% पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर पढ़ने से, ठीक है। पूरे वीडियो सीरीज को फॉलो करो। इसके बाद मैं आपको अगले वाले वीडियो भारत से संबंधित गुफाओं के बारे में बताऊंगा, डिटेल पे बताऊंगा, ठीक है। इस वाले को आपको समझना है यहाँ पे को। अब जितने मैंने अभी तक के पॉइंट बताए हैं, इसको अपनी कॉपी में लिखो, उसके बाद आप इस वीडियो को सुनो, आपको सब क्वेश्चन आ जाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखिए दोस्तों, भारत से संबंधित प्रमुख अभिलेखों के बारे में बताऊंगा, विथ ट्रिक समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं, देखिए दोस्तों, अगले वीडियो पे। टेक केयर।